एक दिन राजा अरविंद सिंह दरबार में अपने युवराज वीर सिंह के साथ बैठे थे और अचानक राजा ने एक चौंकने वाला फैसला सुनाया। सौदागर, हमने तय किया है कि हम अपने पुत्र युवराज वीर सिंह को तुम्हें सौंप देंगे। तुम उसे अभी ले जा सकते हो, ले जाओ। सौदागर और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। क्या? आखिर पिताजी आप ऐसा कर क्यों रहे हैं मेरे साथ? मैं इस पूरे राज्य का होने वाला अगला राजा हूँ। मुझे इस राज्य की देखभाल करनी है, आपके बाद राज्य प्रशासन सब कुछ संभालना है, और आप अपने ही बेटे को सौदागर को सौंप रहे हैं। क्यों? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए पिताजी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों? हाँ महाराज, मतलब क्या आप सचमुच अपने पुत्र को मुझे सौंपना चाहते हैं? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा महाराज, ऐसा कौन सा कारण है कि आप अपने बेटे राजकुमार को मुझ जैसे एक मामूली से सौदागर को बेच रहे हैं? तो सौदागर, हमने जो निर्णय लिया है वो पूरी तरह से सोच समझ कर लिया है। ये मेरे पुत्र और इस राज्य के भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि युवराज वीर सिंह जीवन के वास्तविक अनुभव से गुजरें और एक सच्चे शासक के रूप में मिलें। आप मेरे पुत्र को अभी अपने साथ ले जा सकते हैं, ले जाइए। सौदागर राजा के बेटे को अपने साथ लेकर जाता है। कैसे पिता हैं आप? कोई अपने ही पुत्र को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? थोड़ी सी दया तो कर लेते, आखिर वो आपका पुत्र है। क्या आप भूल गए कि उसकी हर खुशी के लिए हमने हमेशा अपने कर्तव्यों से अधिक किया है? महारानी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम एक बार कोई भी फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, और आप ये भी जानती हैं कि हमने ये फैसला क्यों लिया है। लेकिन महाराज, वो अभी बहुत युवा है, उसे हमारी देखभाल और मार्गदर्शन की जरूरत है। क्या उसे इस तरह दूर भेजना सही होगा? ये निर्णय केवल एक पिता का नहीं बल्कि एक राजा का है। हम चाहते हैं कि वो जीवन के कठिन सबक सीखें ताकि वो एक सच्चा और सक्षम शासक बन सके। हमारे इस फैसले के पीछे जो कारण है उसे आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और मुझे उम्मीद है महारानी कि एक मां होने के नाते और एक महारानी होने के नाते आप ये समझेंगी, और ये बात हम दोनों तक ही सीमित रहेगी। यदि यही आपकी अंतिम इच्छा है तो मैं इसका सम्मान करती हूँ, लेकिन एक माँ का हृदय ये सहन नहीं कर सकता। कृपया उसे ये सिखाने में थोड़ा समय दें ताकि वो तैयार हो सके। महारानी, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कठिन है लेकिन आवश्यक भी है। मुझे विश्वास है कि हमारा पुत्र इसे समझेगा और एक दिन अपने फैसलों से हमें गर्वित करेगा। आप निश्चिंत रहिए, हमने जो फैसला लिया है अब हम इस विषय पर और बात नहीं करेंगे। अरे मुखिया जी, आखिरकार महाराज ने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया? हमें जवाब चाहिए। बताइए, क्या आपको कुछ पता है? देखो राजू, मैं समझता हूं कि यह सवाल हर किसी के मन में है। पूरा राज्य ये जानना चाहता है कि महाराज ने ऐसा क्यों किया। हाँ मुखिया जी, हम सब जानना चाहते हैं। अरे राजा साहब ऐसा गलत कैसे कर सकते हैं? लेकिन मुखिया जी एक बात बताइए, जो राजा अपने ही पुत्र के साथ ऐसा कर सकता है वो राज्य के साथ क्या क्या कर सकता है? ये सवाल तो यहाँ हर किसी के मन में है। हाँ राजू, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग महाराज के इस फैसले के पीछे की सच्चाई जाने। ठीक है, मैं कल ही राजमहल जाता हूं और पता करता हूं कि आखिरकार मामला क्या है। प्रणाम मंत्री जी, सेनापति जी। आप लोग कुछ कीजिए, राजकुमार को वापस महल में बुलवाइए। महाराज के इस फैसले से
पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री जी, आप तो महाराज के साथ हमेशा रहते हैं, ज्यादातर कार्यों को आप ही तो देखते हैं। आपको तो इस बात का कुछ अंदाजा होगा ना कि महाराज ने आखिरकार अपने ही पुत्र को किसी सौदागर को क्यों सौंप दिया है? मुखिया जी, देखिए बात ऐसी है कि मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो खुद महाराज के इस फैसले से उतना ही हैरान हूँ जितना कि आप हैं। अब ये समझ पाना कठिन है कि महाराज ने अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसा कठोर निर्णय आखिरकार कैसे ले लिया। मंत्री जी, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो हमें जल्द ही महाराज से इस विषय में बात करनी चाहिए। राज्य की जनता भी चिंतित है और हमें उन्हें उत्तर भी तो देना होगा। सेनापति जी, वैसे आप कहे तो ठीक रहे। हमें महाराज से इस फैसले का कारण जानने का प्रयास करना तो चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि ये विषय अत्यंत संवेदनशील है, कहीं महाराज को ठेस न पहुंच जाए। सही कहा मंत्री जी, लेकिन जनता के सवालों के जवाब दिए बिना हम इसे ज्यादा समय तक टाल नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम इस स्थिति को जल्द से जल्द संभालें। तभी उधर से राजा का करीबी सलाहकार राजू आता है। राजू जी, आप तो महाराज के प्रिय सलाहकार हैं। महाराज कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपसे सलाह मशवरा तो अवश्य लेते ही लेते हैं। आपको तो पता ही होगा कि महाराज ने आखिर अपने ही पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया, बताइए। मंत्री जी, मैं आपकी भावना समझता हूँ, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि महाराज को ये सलाह दूंगा मैं कि वो अपने पुत्र को, जो कि इस राज्य के अगले उत्तराधिकारी है, उसे किसी सौदागर के हाथों सौंप दें? मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। बल्कि मैं तो हैरान परेशान हूँ महाराज के इस अचानक लिए गए फैसले से। ये सच है कि महाराज कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह मशवरा लेते, लेकिन इस निर्णय में उन्होंने ना तो मुझसे ना ही किसी और से कोई सलाह मशवरा की। अब ये तो गहरा राज ही है और ये राज केवल और केवल महाराज ही खोल सकते हैं। हमें धैर्य रखना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। मैं भी उतना ही चिंतित हूँ जितना कि आप लोग हैं। हाँ। हे भगवान, मुझ जैसा लाचार पिता किसी को मत बनाना। अरे कैसे बताऊं किसी को कि कितना बड़ा पत्थर दिल पर रखकर हमने अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे को किसी सौदागर को सौंपा है। ये रहस्य जो चाह कर भी हम किसी को नहीं कह सकते, ये हमें भीतर से तोड़ रहा है। पता नहीं वो राजकुमार हमारे किस हाल में होंगे। अरे जो कभी महलों में रहते थे, कैसे रहेंगे? उसे सुरक्षित रखना भगवान, सुरक्षित रखना। ए राजकुमार, मालिक ने ये कुल्हाड़ी आपको देने को कहा है, लो। पर इसका मैं क्या करूं? ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? आपको भी हम सबके साथ मिलकर इस पेड़ को काटना होगा, और क्या, चलो। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे काम करवाओगे, हैं? हाँ, आपको ये काम करना होगा। अरे इन सबके साथ मिलकर आपको भी पेड़ काटना होगा। देखो राजकुमार, मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा देता हूं। अब तुम राजकुमार नहीं बल्कि मेरे गुलाम हो, और तुम्हें इन सब के साथ मिलकर यहीं पर काम करना होगा जो बाकी के सब गुलाम कर रहे हैं। क्या कहा? मैं और गुलाम? अरे तुम होश में तो हो? मैं तो पूरे होश में हूं, पर तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे बेच दिया। अब तुम कोई राजकुमार नहीं हो, बल्कि मेरे गुलाम हो।
यह बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो, समझे? और ये लो, पकड़ो कुल्हाड़ी और जल्दी से काम पे लग जाओ, वरना शाम का खाना भी नहीं मिलेगा और तुम्हें भूखे पेट सोना पड़ेगा, समझे? राजकुमार उस सौदागर की बातें सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। वो गुस्से में वहाँ से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे ये क्या किया पिताजी? आपने अपने ही बेटे को एक सौदागर के हाथों बेच दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? क्या राज्य में धन दौलत या खजाने की इतनी कमी हो गई थी कि आपने अपने ही पुत्र का सौदा कर लिया? हाँ महाराज, ये आपने क्या किया? आपने अपने ही पुत्र को एक व्यापारी को बेच दिया और आप यहाँ आराम से महल में बैठे हैं। भला आपको हो क्या गया है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कृपया मेरे पुत्र को वापस लेकर आइए महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए। महारानी, हम राजकुमार को वापस नहीं ला सकते और हम आपसे आग्रह करते हैं कि दोबारा इस विषय पर या राजकुमार के विषय पर हमसे कोई बात ना करें। यह विषय मेरा हृदय पहले ही तोड़ चुका है। कृपया हमें अकेला छोड़ दे, अब हम और कुछ नहीं सुन सकते। देखो राजकुमार, मैं जो कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, वरना मुझे आपसे सख्ती से पेश आना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे पता लगाना है कि मुझे पिताजी ने क्यों भेजा, तो मुझे इस सौदागर की बात माननी होगी। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, बताइए। अरे ये राजकुमार को क्या हो गया? अभी तो गुस्से में मेरे खिलाफ खड़ा था और अब मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया। हाँ, कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रहा? ऐसा ना हो कि ये मेरे बाकी गुलामों को भड़काकर मेरे गुलामी से भागने की योजना बना ले। मुझे सतर्क रहना होगा। हाँ तो ठीक है राजकुमार, तुम्हें दूसरा काम देता हूं। हर रोज तालाब से पानी ला ताकि सभी गुलामों के लिए भोजन तैयार हो सके, लेकिन हाँ, इसमें कोई ढिलाई और चालाकी नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा, मैं वैसा ही करूंगा जो आप कहेंगे। अब राजकुमार भी एक आम मजदूर की तरह ही बनकर रोज तालाब से पानी लेने जाता। अरे ये उल्लू कितना अजीब है और ये तड़प रहा है। ओहो, लगता है इसे गंभीर चोट लगी है। अरे रे रे, इसका तो खून भी बह रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रुक जाओ, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूं। राजकुमार जड़ी बूटी ढूंढकर उल्लू की चोट पर लगा देता है। हाँ, अब ये ठीक हो जाएगा। बेचारा मासूम घायल पड़ा था। कुछ देर बाद उल्लू को होश आता है। मैं तुम्हारा धन्यवाद इंसान, तुमने मेरी मदद की। क्या हैं? तुम इंसानों की तरह बोल रहे हो? ये कैसे संभव है? हाँ, क्योंकि मैं एक खास उल्लू हूँ। देखो, पहले मैं एक तपस्वी साधु का सेवक था, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझसे एक जादुई माला छीन ली जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। उस माला से वो तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है और उसने मेरी ताकत छीन ली। अब मुझे वो माला वापस लानी है। सुनो ना, तुम मेरी मदद से उस तांत्रिक को हरा सकते हो और माला वापस ला सकते हो। बताओ, तुम मेरी मदद करोगे ना? बोलो, करोगे ना? बोलो भी। अरे कितना बोलते हो तुम। ठीक है, बताओ वो माला कहाँ है और वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? हाँ, तो वो तांत्रिक
कुछ दूर एक लाल गुफा में तपस्या कर रहा है। वो माला प्राप्त कर जादुई सिद्धियां हासिल करना चाहता है। हाँ, वहाँ है वो। समझ गया। तो फिर मैं उस तांत्रिक के पास जाकर माला वापस छीन लाऊंगा, चाहे जो भी हो। ये ठीक रहेगा? अरे लेकिन तुम ध्यान रखना, वो तांत्रिक इतना शक्तिशाली है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मार भी सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूं। मुझे उस माला को लाना ही होगा। राजकुमार और उल्लू उस तांत्रिक की ओर बढ़ते हैं। सावधान रहो, हमें चुपके से और खामोशी से आगे बढ़ना होगा, है ना? धीरे धीरे दबे पांव चलो। दोनों दबे पांव तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और राजकुमार चुपके से माला उठाकर उल्लू के गले में डाल देता है। ये तूने क्या किया नादान लड़के? तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। मेरी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक सकता। अब तू कुछ नहीं कर सकता तांत्रिक, क्योंकि अब मैं साधारण उल्लू नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। रुक जाओ। अबे ओ उल्लू, तू मुझे हराएगा? मैं तेरा अंत चुटकियों में कर दूंगा। मेरी तांत्रिक शक्तियां इसे खत्म कर देंगी। तांत्रिक, संभल जाओ। तुमने पहले ही बहुत गलत किया है। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तांत्रिक तोते पर प्रहार कर देता है, लेकिन तभी दुष्ट तांत्रिक, अब तेरे कर्मों की तुझे सजा मिलेगी। अधर्म का अंत निश्चित है। तैयार हो जाओ अपनी अंतिम सजा के लिए। एक तेज चमक के साथ तांत्रिक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। देखा, तांत्रिक अब यही मूर्ति बनकर जीवन भर खड़ा रहेगा। बड़ा आया, यही तेरे पापों का फल है, समझा? फिर उस गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद करके वो वहां से चले जाते हैं। ए भोले इंसान, तुम्हारा साहस और भलाई वाकई में सराहनीय है, परंतु एक और उपकार की आवश्यकता है। बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे ओ उल्लू मेरे मित्र, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी इंसानियत और कर्तव्य था। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी मदद से किसी और का भला हो सकता है तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। ये साधु महाराज के गले में जो काला धागा है वो उनके शक्ति स्रोत को रोक रहा है। इसे तुरंत हटाओ, नहीं तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। हाँ। राजकुमार बिना समय गवाए साधु महाराज के गले से काला धागा निकाल देता है। तभी एक प्रकाश फैलता है और साधु के चेहरे पर चमक लौट आती है। वीर नौजवान, तुमने मुझे इस बंधन से मुक्त किया, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरी दिव्य माला, जिसे उस दुष्ट तांत्रिक ने छीन लिया था, वो तुम्हारे पास कैसे आई? महाराज, ये सब वीर युवक की बदौलत संभव हो पाया है। इसने अपनी सूझबूझ और साहस से तांत्रिक की चालाकियों को हरा दिया। हाँ, आज इसने आपकी माला को पुनः प्राप्त किया और तांत्रिक को लाल गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। हाँ। अरे वाह!
आशीर्वाद आशीर्वाद बेटे, आशीर्वाद। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच्चे नायक हो। लेकिन बताओ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? महाराज, मैं राजकुमार वीर सिंह हूं, इस राज्य के राजा आनंद सिंह का पुत्र। लेकिन अब मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा हूं। क्या तुम राजा आनंद सिंह के पुत्र हो? ओ हो। लेकिन तुम साधारण कपड़ों में क्यों हो? तुम्हारे व्यक्तित्व में एक राजकुमार की शान क्यों नहीं झलकती? महाराज, मेरे पिता ने, दरअसल बात यह है कि मेरे पिता ने मुझे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था। अब मैं उसके लिए जंगल से लकड़ियां काटने, तालाब से पानी भरने, यही सब काम करता हूं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। साधु कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, बेटा, मैं बताता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये एक गहरे रहस्य की बात है जो आज से 10 साल पहले जंगल में शुरू हुई थी। एक गरीब आदमी जंगल में अपने साथ एक हिरण को लेकर जा रहा था। उसी समय तुम्हारे पिता राजा आनंद सिंह वहां से गुजर रहे। उस हिरण ने तुम्हारे पिता को सम्मोहित कर दिया। वो था ही इतना खूबसूरत, तो बस। पर उस हिरण के साथ एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ था। तो उस हिरण को तुम्हारे पिता उस गरीब आदमी से मांगने लगे। ये हिरण कितना रहस्यमयी और सुंदरता से भरा हुआ है, जैसे प्रकृति ने इसे अपनी कला का उदाहरण बना लिया हो। सुनो, क्या तुम इसे मुझे दोगे? मेरा मन इसकी सुंदरता से समाहित हो गया है और हम इसे अपने पास रखना चाहते हैं। बताओ। नहीं महाराज, यह हिरण हमारे पूर्वजों की निशानी है, जिसे मैंने कई पीढ़ियों से संरक्षित रखा है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। कृपया इसे समझे महाराज, क्षमा करें। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक राजा को इनकार कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि हम इस राज्य के अकेले शासक हैं? हमें जो चाहिए वो हम लेकर रहते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? महाराज, मुझे पूरा एहसास है कि आप इस राज्य के राजा हैं, लेकिन यह हिरण मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यह किसी भी कीमत पर मैं आपको नहीं दे सकता। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी मजबूरी की हमें कोई चिंता नहीं है। ये हिरण हमें चाहिए, मतलब चाहिए, और हम इसे हासिल करके रहेंगे। तुम इसे हमें दान में दे दो या फिर मुझे इससे खरीदने का अधिकार दो। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन याद रखो, जो हमें पसंद आता है वो हमारी जागीर बन जाता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता, समझे? शिकारी का चेहरा चिंता और संकोच से भर जाता है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है। राजा अब जबरदस्ती उस गरीब को ढेर सारे सोने के सिक्के देते हैं और उस हिरण को लेकर वहां से जाने लगते हैं। हे राजन, तुमने जो किया वो गलत था। वो हिरण उस गरीब के पूर्वजों का अमूल्य धरोहर था और तुमने उससे छीन लिया है। तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है? और तुम्हें यह अधिकार दिया किसने कि तुम किसी से कुछ भी छीन लो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे वापस कर दो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। देखो साधु महाराज, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो, समझे? ये हिरण अब हमारा है। हमने इसके बदले उस गरीब को बहुत अच्छा धन दे दिया है और तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? तुम्हारी कोई भी बात हमारी समझ नहीं आ रही है, समझे? तो फिर ठीक है, तुम ये हिरण वापस नहीं करोगे तो याद रखना, तुम्हें भी एक दिन अपनी अनमोल चीज खोनी पड़ेगी और तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी की भावना से बड़ा कुछ नहीं होता।
अरे 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 अरे, तुम होते कौन हो हमें आदेश देने वाले? ये हिरण अब हमारी जागीर है और हम इसे वापस नहीं करेंगे, समझे? तुमने उस हिरण को जबरदस्ती उससे छीन लिया। अरे ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने उस हिरण को छीना है, तुम्हें भी अपने पुत्र को एक दिन खुद से अलग करना पड़ेगा, और जब वो 10 साल का हो जाएगा तब तुम्हें उसे किसी को दान में देना होगा, या फिर उसे बेचकर उसकी जिंदगी का सौदा करना होगा। नहीं तो उसकी मौत एक सांप के काटने से हो जाएगी, समझ गए? ये सब एक बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ जाओ राजन, समझ जाओ, अभी भी वक्त है। जब तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष का होगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। याद रखना, जो दूसरों के साथ अन्याय करता है उसके साथ भी अन्याय होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता का मिश्रण होता है। वो गुस्से में और हड़बड़ी में वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मन में वो बात रह जाती है। हाँ साधु महाराज, 2 महीने पहले की बात है, जब मैं अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक मेरे कमरे में एक डरावना सांप घुस आया और मैं सोते हुए उसका आभास भी नहीं कर पाया। लेकिन वो तो इत्तेफाक की बात है, एक सैनिक ने उसे देख लिया और तुरंत मेरे पिताजी को सूचित किया। पिताजी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी और उसी दिन उन्होंने मुझे एक व्यापारी को बेचने का फैसला कर लिया था। हाँ, मुझे याद है, तुम्हारे पिताजी मेरे आश्रम में आए उसी सांप वाली घटना के बाद। वो परेशान थे और मुझसे उपाय पूछने आए थे। मैंने उन्हें बताया था कि ये सब कुछ किस्मत और पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। साधु महाराज, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मेरे पुत्र को एक सांप काटने आया था। वो तो सैनिक ने देख लिया, जिसके कारण राजकुमार बच गया। क्या अब कोई रास्ता है जिससे उसे बचाया जा सके? राजन, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें अपने पुत्र को या तो किसी को दान देना होगा या फिर उसे बेच देना होगा ताकि उसकी जान बच सके। ये एक कड़ा निर्णय है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु निश्चित है और वो सांप के डसने से ही होगी, याद रखना। अरे साधु महाराज, मैं अपने पुत्र को किसी को दान में दे दूंगा तो उसका जीवन तो बच जाएगा, लेकिन वो सदा के लिए उसी का हो जाएगा। क्या यह सही है? और अगर मैं उसे किसी को बेच दूं तो क्या वो भी अपनी पहचान खो देगा? मैं करूं तो करूं क्या? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है राजन, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक व्यापारी को बेच दिया ताकि तुम जीवित रह सको। इस कठिन समय में भी तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। क्या? इसका मतलब कि मैं हमेशा के लिए अपने माता पिता से दूर रहूंगा। अरे क्या मैं उन्हें कभी वापस नहीं देख पाऊंगा? नहीं राजकुमार, यह समय बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हें इस समय अपने माता पिता से दूर ही रहना होगा। तुम्हारे पिता को अपनी गलती का एहसास कराना होगा और वो गरीब व्यक्ति जिसके साथ तुम्हारे पिता ने गलत किया था, उसके पास जाकर अपनी भूल का पछतावा करना होगा और नाग